ठीक है। तुम्हारा लेक्चर रिकॉर्ड करना था क्योंकि यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, इसलिए मैं ना एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को दोबारा समझ में नहीं आया तो समझ लेगा। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स दो टाइप की होती है मेनली। एक प्लास्टिक होती है, नॉन प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक का मतलब होता है कि वो फ्रेगमेंट जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक के टूटने से बनता है। इसमें भी डायमीटर की साइज के आधार पर अपन ने तीन टाइप से क्लासिफाई किया इनको। पहला रोडेसियस होता है, एरेनेशियस होता है और एग्रिलिशियस होता है। ठीक है। नॉन प्लास्टिक जो रोग होती है तो तुम्हारी केमिकली फॉर्म्ड होती है, और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड वो रोग होती है जिनमें प्रिसिपिटेशन होता है। सी वाटर साल्टी होता है, साल्टी वाटर में कुछ आयन डिजोल्व होते हैं। ठीक है। जैसे ही वाटर का इवेपोरेशन होता है तो एक हार्ड रॉक बनती है जिन्हें केमिकल प्रिसिपिटेड रॉक से अपन कहते हैं। ओके। ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक में ना तुम्हारे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिनमें अपने को कार्बोनेट रॉक्स में ऑयल मिलता है, वो रॉक ऑर्गेनिकली हो जाएंगी। और ऑर्गेनिकली बायोकेमिकल रॉक होंगी, सॉरी। और ऑर्गेनिक में होंगी तुम्हारी कोल। सिर्फ एक ही एग्जांपल है कोल का। अब प्लास्टिक सेडिमेंट्स जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक के टूटने से मिलके बने होते हैं। ठीक है। फिजिकल वेदरिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के से ये बनते हैं। और इनका जो साइज रेंजेस है ना, ये मतलब बोल्डर से लेके क्ले तक होता है। बोल्डर सबसे बड़ा पार्टिकल होता है और क्ले सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है। अब रुडेशियस रॉक एक साइज के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। जिन ग्रेन का साइज मोर देन 2 mm डायमीटर होता है उसको अपन रोडेशियस में काउंट करते हैं। इनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है रोलिंग होता है, ये ट्रैवल लेस डिस्टेंस करते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो ग्रेन होते हैं ना, वो राउंड और एंगुलर होते हैं, क्योंकि जो ये अगर इनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर रोलिंग होगा तो क्या करेंगे, ये जो तुम्हारे जो एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं वो उनके जो एजेस हो जाए वो ब्रेक हो जाएंगे। ये ट्रैवल लेस डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। क्या अरेनेसियस रॉक में ना तुम्हारा पार्टिकल साइज डायमीटर काउंट होता है 1 से लेके 2 mm डायमीटर तक। ठीक है। ये सैंड और सीमेंटिंग मटेरियल से कंसिस्ट होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का फ्लोटेशन और सस्पेंशन होता है। और ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा भारी होते हैं ना ज़्यादा हल्के होते हैं। ठीक है। अब एग्रिलिशियस रॉक में ना देखो, तो तुम्हारे जो पार्टिकल होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं। इनमें जो ग्रेन का डायमीटर होगा 1 mm से लेस रहेगा। ये सबसे ना लार्जेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं और ये क्ले साइज पार्टिकल होते हैं। और इनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, सस्पेंशन से रहेगा। कि ये लोग ना सस्पेंशन रहेंगे या फिर ना बिल्कुल डिजोल्व रहेंगे। ठीक है। अब नॉन प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। नॉन प्लास्टिक जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, वो केमिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फॉर्म बाय वाटर और अक्यूमुलेशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स। ठीक है। नॉन प्लास्टिक में क्या रहेगा तुम्हारा, एक तो ना वाटर के अंदर तुम्हारे मिनरल्स हैं जो उनका प्रिसिपिटेशन होगा, और दूसरा जो तुम्हारे प्लांट्स और एनिमल्स है उनका जो ऑर्गेनिज्म होगा उनके रिमेन्स की वजह से डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन की वजह से जो रॉक बनेगी, ठीक है, उनको नॉन प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स में डाल लेंगे। मेनली दो टाइप की होती है, केमिकल फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड में तुम्हारा सर लाइम। हेलो। सर ये पूछ रहा था मैं कि जो ये प्लास्टिक रॉक्स होती है वो अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर होती है या भी ये भी नीचे ही पाई जाती है? सब नीचे पाया जाता है। देखो, जिस टाइम अच्छा। पे जिस टाइम पे तुम्हारा डिपोजिशन हो रहा होगा ना, हाँ देखो आज से कई साल पहले तुम्हारे आज की जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना कई साल पहले बनी होंगी। जिस टाइम हाँ पे ये बनी हुई होंगी ना, उस टाइम पे ये हाँ। ना सरफेस के ऊपर थी। देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है कि जैसे ओवरबर्डन इन पे बढ़ता जाएगा ना, ये नीचे दबती जाएंगी। इनके बाद जिनके जो प्रोसेस और बढ़ जाए, जैसे कंपैक्शन, लिथिफिकेशन, डायाजेनेसिस, ये जो इतने प्रोसेस होते हैं ना,
ये ओवरबर्डन के साथ बढ़ने की वजह से होती है। एक चीज तुम ये सोच के देखो, अगर ओवरबर्डन बढ़ेगा तभी तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। जी बढ़ेगा ना? सर। पर वो सर ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल होगा फिर अगर वो अर्थ के अंदर होगी, नीचे सरफेस नीचे होगी नहीं तो? नहीं, देखो अगर तुमने पहली क्लास नहीं ली थी क्या तुमने? नहीं सर, मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा, तो हाँ सर। देखो, जो प्री एग्जिस्टिंग जो तुम्हारी रोग होती हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारे सरफेस पे कोई रोग है, नेचुरल एजेंसी तुम्हारा क्या हो गया कि भाई तुम्हारा एक तो केमिकल हो गया, ठीक है, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और ग्लेशियर्स का भी आइस का इफेक्ट माना जाता है। जो तुम्हारी जो प्री एग्जिस्टिंग रोग होगी ना, ये किसी भी तरह से ना टूट कर तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, जैसे पानी के थ्रू होगा। जैसे कोई नदी आ रही है, नदी में तुमने देखा होगा ना कि वो बड़े पत्थर भी लेके आती है, छोटे पत्थर भी लेके आती है, और एक सैंड भी लेके आती है, और सिल्ट भी लेके आती है। तो उसी उसी प्रोसेस को अपन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? बट सर वो तो अर्थ, जो अर्थ का सरफेस होता है उसके ऊपर पॉसिबल होगा, जो आप बता रहे हो नदी पानी के साथ ये चट्टानें अलग अलग तरह की लेके आती है, स्टैंड हाँ वो हाँ लेके आती हाँ, है। ये पर इन सब का डिपोजिशन होता जाएगा। जहाँ भी अच्छा। तुम्हारा बेसिन होगा ना, बेसिन में इन सब का डिपोजिशन हो जाएगा। जैसे जैसे इनका डिपोजिशन होता जाएगा, ठीक है, इनके ऊपर एक लेयर आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। ऐसे इन पे जब ओवरबर्डन बढ़ता जाएगा तो वो नीचे पहुंच जाएगी ना एट लास्ट। ये देखो, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये हजारों सालों का प्रोसेस है। तुमने तुमने जब पिछली क्लास में तुम्हारा जियोलॉजिकल, सॉरी क्या बोलते, फिजिकल जियोलॉजी तब तुमने पढ़ी होगी, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का इंट्रोडक्शन तो उसमें भी तो था तुम्हारे। तो पूरा मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है, जैसे जैसे वो नीचे दबता जाएगा ना, उसकी डेप्थ आज के अगर अकॉर्डिंग तुम डेप्थ मानोगे ना, तो उसकी 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1500 मीटर, 1800 मीटर ये डेप्थ हो जाएगी तुम्हारी। और ये पूरे सालों का प्रोसेस है, ठीक है, 100 साल, 200 साल, मे भी 1000 साल। ठीक है, समझ में आया? जी सर। हाँ, ठीक है। तो थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। ओके, अब नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स में देखो, नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स में मैंने तुम्हें दो प्रकार के बताए थे। तो पहला टाइप जो होता है ना, वो केमिकली फॉर्म्ड होता है। और केमिकली फॉर्म से तुम्हारा क्या मतलब होता है? देखो, केमिकल फॉर्म समझने के लिए ना एक सीधा सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ। साल्टी वाटर होता है, और साल्टी वाटर में क्या होता है, तुम्हारे सी का जो वाटर होता है ना, उसमें तुम्हारे कई टाइप के आयंस या फिर कैल्साइट मिनरल्स डिजोल्व होते हैं। लेकिन जब एवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वाटर तुम्हारा एवेपोराइट हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा ना साल्ट बचेगा। और उस साल्ट के कंपैक्शन और लिथिफिकेशन की वजह से जो तुम्हारी रॉक्स बनती है ना, उसको ना केमिकली फॉर्म रॉक्स कही जाती है। देखो, अब ये कितने टाइप की होती है, देखो, सिलिसियस डिपॉजिट्स। इसमें क्या होता है, मेनली तुम्हारा सिलिका होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्लिंट होता है, चर्ट होता है, जेस्पर होता है। जो सिलिसियस डिपॉजिट होता है ना, इसमें प्रिसिपिटेशन किसका होता है? सिलिका का। कार्बोनेट जो डिपॉजिट्स हो गए ना, उसमें जो प्रिसिपिटेशन होगा कार्बोनेट रिच वाटर, जैसे लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ये ना तुम्हारे चर्ट और जेस्पर, फ्लिंट है ना, ये सब सिलिका की मिनरल्स हैं। सो SiO2 जो तुम्हारा रहेगा मेनली वो प्रिसिपिटिस प्रिसिपिटेट होगा, ठीक है। कार्बोनेट रॉक में तुम्हारा क्या होगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट के जो मिनरल होंगे ना, उनका प्रिसिपिटेशन होगा। देखो, पहले बनता है लाइमस्टोन और उससे बनता है डोलोमाइट। एक रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, जब मैग्नीशियम रिच वाटर लाइमस्टोन से फ्लो करता है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में क्या होता है, तुम्हारा डोलोमाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया। अब जो फेरो मटेरियल होते हैं ना, जैसे फेरो मटेरियल तुमने सुना होगा, ऑक्साइड होते हैं ऑफ आयरन के, ठीक है, उनके डिपॉजिट से तुम्हारे क्या बनेंगे, ये वाली रॉक्स बनेगी। अब फास्फेटिक डिपॉजिट्स होते हैं कुछ तुम्हारे, जो कि सी वाटर में कुछ ना फास्फेटिक एसिड और ये ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं, उनकी वजह से होता है। अब ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक में ना, देखो, जो रॉक तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करे, ठीक है, उस रॉक को कार्बोनेशियस रॉक कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है कार्बन। तुम्हारे ना बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, मेनली तुम्हारा ना पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो सारे एक सैलो डेथ पे अगर बरीड हो जाते हैं ना, तो तुम्हारे कोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
तो कार्बोनेशियस रॉक होती है। बायोकेमिकल रॉक में ना कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं और वाटर के अंदर से मिनरल्स को टेक आउट कर लेते हैं, ठीक है। जो डिजोल्व वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको टेक आउट कर लेते हैं और एक बायोकेमिकल सेडिमेंट्स बनाते हैं। और जिन बायोकेमिकल सेडिमेंट्स से जो तुम्हारी रॉक बनती है उनको बायोकेमिकल रॉक कहते हैं। देखो, तुम्हारे अगर इसका एग्जांपल दिया जाए ना तो सेल और इसका लाइमस्टोन होता है। तुमने कोरल और सेल का नाम सुना होगा। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने ऊपर ना कैल्साइट की एक परत रखते हैं अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं ना तो इनका ना बहुत बहुत सारा डिपोजिशन एक जगह पर हो जाता है और उस डिपोजिशन के बाद से ना ओवरबर्डन आता है, ठीक है। लिथिफिकेशन कंपैक्शन प्रोसेस होता है और तुम्हारी रॉक बनती है लाइमस्टोन या फिर लाइमस्टोन बनती है, डोलोमाइट बनती है, जिनमें तुम्हारा ऑयल पाया जाता है। तो ये ऑयल के ओरिजिन से ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट अब अपन ना स्ट्रक्चर का डिस्कस करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के स्ट्रक्चर का डिस्कस करते हैं। तुम्हारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन तो गई हैं, लेकिन अब इनके कुछ ना स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ फीचर होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनके बारे में होता है सबसे पहले ना बेडिंग या फिर स्ट्रेटिफिकेशन होता है। वेदरिंग के बाद जो सेडिमेंट्स तुम्हारे ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होते हैं ना वो लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं सरफेस के ऊपर। ये जो सरफेस है होगा तुम्हारा ये बेसिन का सरफेस होता है, ठीक है। और ये जैसे एक लेयर है तुम्हारा और एक लेयर में तुम्हारा एक एक साइज की मतलब एक प्रॉपर्टी रहेगी सैंड ग्रेन्स की, जिन्हें ना बेडिंग या स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, सक्सेशन ऑफ बेड्स सेपरेटेड बाय द बेडिंग प्लेन्स। तो एक बेड आएगा, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड आएगा, दूसरे बेड के बाद तीसरा बेड आएगा। जो बेड्स होंगे ना उनकी प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो दूसरा तो तुम्हारा स्ट्रक्चर आएगा लैमिनेशन। देखो, थिन लैमिनेशन जिनकी ना 1 सेंटीमीटर से भी कम थिकनेस होती है ना, वो बेड अगर तुम्हारे बेड के ऊपर कोटेड हो जाए ना, और लैमिनेशन में ना बहुत फाइन पार्टिकल के जो रॉक्स आएंगे जैसे सेल, तो अब वो ना एक फिजिबिलिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक की फिजिबिलिटी का मतलब होता है ना कि बहुत ही ना वो स्लिपरी होती है कि जैसे ही तुम उनको ना फिजिकल अपीयरेंस में लेके आओगे ना तो तुम्हें ना बहुत स्लिपरी फील होगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ना लेमिनेशन कहते हैं। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा ग्रेडेड बेडिंग, ठीक है। जो तुम्हारा ईज बेड होता है ना वो ग्रेडेड या फिर सेपरेशन शो करता है ग्रेन साइज में। देखो, इसके लिए समझने के लिए तुम्हें आगे वाली स्लाइड देखो। देखो, तुम्हारे जो ग्रेन्स होंगे ना, कुछ ग्रेन्स तो भारी होंगे और कुछ ग्रेन्स ना बिल्कुल हल्के होंगे। जब तुम्हारे वाटर से जो सेडिमेंट्स ट्रैवल करके आ रहे हैं तो भारी सेडिमेंट्स है ना वो सबसे पहले डिपॉजिट होते हैं क्योंकि वो भारी होते हैं। और जो सबसे हल्के सेडिमेंट्स होते हैं ना वो सबसे ऊपर डिपॉजिट होते हैं। तो तुम्हारा जो बेड होगा ना, बेड में सबसे छोटे पार्टिकल सबसे ऊपर, फिर उससे बड़े, और सबसे जो कोरोजर पार्टिकल होंगे वो सबसे नीचे होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को तुम क्या कहते हो? ग्रेडिंग कहते हो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। ग्रेडिंग, बेडिंग। अब करंट बेडिंग के बारे में देखते हैं। देखो, अब इस स्लाइड में देखो, अगर तुम्हारा बेड किसी एंगल पे डिपॉजिट हो रहा है, इस स्लाइड में देखो, इस डायग्राम में अगर किसी एंगल पे अगर डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपोजिशन हो रहा है, तो उसको ना करंट बेडिंग कर देते हैं। देखो, करंट का जो इफेक्ट होता है कि जैसे समुद्र में जो लहरें उठती हैं, जो करंट होते हैं ना उसकी वजह से इंक्लाइन भी डिपॉजिट हो सकते हैं। तो करंट बेडिंग ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट आता है रिपल मार्क्स। तो रिपल मार्क्स क्या होते हैं कि जब ओशियन में जब वेव्स उठती है ना तो तुम्हारा जो सरफेस होता है ना वो अनड्यूलेटेड हो जाता है, कुछ उसमें ना यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो ये किसके एक्शन की वजह से होती है? प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द विंड एंड द वाटर, ठीक है। वेव्स एंड करंट इन द शैलो वाटर, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक आर द टू टाइप। ये ना सिमेट्रिक भी हो सकती है और एसिमेट्रिक भी हो सकती है। तो रिपल मार्क्स किसके द्वारा होती है? तो पहला तो वेव्स और जो करंट होती है ना उनके एक्शन के द्वारा होती है।
तो ये तुम्हारे कुछ स्ट्रक्चर्स थे। अब माइनर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो, मड क्रैक्स, तुमने ना कभी देखा होगा कि कहीं पे पानी भरा हुआ है, ठीक है? अगर जैसे ही वो पानी सूखता है ना, तो जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में ना क्रैक्स पड़ जाते हैं। उन्हीं को ना तुम्हें ना मड क्रैक्स बोल देते हैं। देखो, व्हेन क्ले सेडिमेंट्स आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर एंड ड्राइंग, क्रैक्स आर डेवलप्ड, आल्सो नोन एज द श्रिंकेज क्रैक एंड, ठीक है? तो तुम्हारे मड क्रैक्स हो गए, रेन प्रिंट्स हो गए। देखो, रेन प्रिंट्स क्या होते हैं कि एक सैलो डिप्रेशन है ना, देखो रेन होती है ना, अगर तुम्हारा रेन हो गया और उस पे ना एक सैलो डिप्रेशन सा एक पॉइंट हो जाएगा, रेन की वजह से और ओलो की वजह से। तो ये तुम्हारे ना रेन प्रिंट्स, और ये ऐसे की ऐसे ना प्रिजर्व हो सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है? ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, ट्रैक्स ऑन ट्रेल क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई सॉफ्ट सरफेस पे अगर वो वॉकिंग कर रहा है, तो उसके जो इम्प्रेशन, फुटप्रिंट के जो इम्प्रेशन हो गए ना, वो उस पे ना पड़ जाते हैं। इनको ना ट्रैक्स और ट्रेल कहते हैं। कॉन्क्रिएशन, ठीक है? स्मॉल स्पेरिकल इलेप्टिकल बॉडीज ऑफ द डाइवर्स केमिकल नेचर देन द अदर रॉक्स, तुम्हारे जब रॉक का डिपोजिशन होता है ना, तो कुछ चीजें ऐसी आती है जिनका केमिकल नेचर उस रॉक से अलग होता है, उनको कॉन्क्रिएशन कह देते हैं। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, देखो, अब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में ना एक तुम्हें ना पेट्रीफाइड रिमेन्स के बारे में जानना ना, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बहुत जरूरी है। तुम्हारा पेट फॉसिल्स का मतलब तो तुम्हें ये पता होगा कि कोई भी अगर जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, अगर प्रिजर्व रह जाता है रॉक के अंदर, तो उसको ना फॉसिल्स कह देते हैं। तो अब पेट्रीफाइड जो रिमेन हो गए ना तुम्हारा प्लांट्स और एनिमल का, रोक के अंदर, पेट्रो का मतलब रोक होता है, पेट्रीफाइड रिमेन का मतलब होता है रोक के अंदर जो तुम्हारा फॉसिल प्रिजर्व हो गया, उसको क्या कहते हैं? पेट्रीफाइड रिमेन। तो फॉसिल इम्प्रेशन एज वेल एज द, मतलब ऐसी कोई ना आकृति बन जाएगी या फिर कोई इम्प्रेशन बन जाएगा तुम्हारे रोक पर, और उसको ना ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के रूप में अपन बोलते हैं। अब सोल स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड ऑन द बेस ऑफ द बेड। देखो, जो सबसे नीचे वाला बेड होगा ना, उसकी उसका शेप कैसा होगा, उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा सोल का स्ट्रक्चर। तो ये सबसे लास्ट वाले बेड के लिए है। तो ये कुछ माइनर स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ मेजर स्ट्रक्चर होते हैं, तो दोनों के बारे सर, में। हेलो। जो माइनर स्ट्रक्चर होते हैं ये सरफेस पे होंगे या सब सरफेस पे होंगे? देखो, ये ना देखो, जब डिपोजिशन हो रहा होगा ना, तब सब सरफेस पे हो रहा होगा। लेकिन देखो यार, तुम्हें ना सेडिमेंटेशन समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब तुम्हारा सेडिमेंटेशन हो रहा होता है ना, तो वो सरफेस पे होता है। लेकिन एक बात मतलब, अगर उसमें ना लेयर्स ही लेयर्स बन रही हैं, और उन लेयर्स की जो डेप्थ हो गई ना, मतलब लेयर्स की जो हाइट हो गई, वो मान लो तुम ना 1000 मीटर हो गई, तो वो तो 1000 मीटर नीचे चला गया ना। समझ में आ रहा है? यस हेलो। सर। हेलो। यस सर। हाँ, वो 1000 मीटर नीचे दब गया ना, तो ओवरबर्डन की वजह से, बरियल की वजह से जो तुम्हारा 1000 मीटर नीचे दब गया, हम आज के टाइम में पढ़ रहे हैं ना, आज के टाइम में वो रोक 1000 मीटर नीचे है, और कुछ मतलब कुछ 100 सालों पहले या फिर कुछ 1000 सालों पहले वो रोक ऊपर थी। ऊपर वो रोक नहीं थी उस टाइम पे, उसका सिर्फ सेडिमेंटेशन हो रहा था। तो सेडिमेंटेशन जो होता है वो बेसिन में होता है एक्चुअली। और बेसिन्स उस टाइम पे ना, कोई भी काम सी को मान सकते हो तुम, कोई भी लेक को मान सकते हो, रिवर को मान सकते हो, ये सब तुम ना बेसिन काउंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, टेक्सचर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। अब टेक्सचर का ना मतलब ये होता है तुम्हारा ना शेप, साइज, पैकेजिंग, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स इन रॉक। रॉक के अंदर तुम्हारे जो ग्रेन्स है, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, और पैकेजिंग कैसी है, और उनका ओरिएंटेशन कैसा है। अगर साइज के डिपेंड पे अगर बात करें, तो देखो, जो तुम्हारा ग्रेन हो सकता है ना, बहुत कोरोजर हो सकता है, ठीक है? और कोरोजर हो सकता है, मीडियम हो सकता है, फाइन हो सकता है, और वेरी फाइन हो सकता है। अब वेंडवर्थ ने एक स्केल दिया था,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ना तुम्हें ना पार्टिकल्स की साइज का ना समझ में आएगा। अब देखो इस स्केल को देखो तुम, जिन पार्टिकल का साइज 256 mm, ये 256 mm डायमीटर है, अगर इससे ज़्यादा होता है ना तो उसको बोल्डर्स बोलते हैं। और 64 से लेकर और 256 तक होता है ना उसको कोबल्स बोलते हैं। 4 से लेकर 64 तक अगर होता है उसको पेबल्स बोलते हैं। और इन वाली रॉक्स को ना रोडेशियस रॉक्स में काउंट करेंगे। अगर पार्टिकल साइज साइज डायमीटर 256 से लेकर और 4 मतलब 4 से लेकर 256 से अगर बड़ा होगा तो इनको सबको रोडेशियस रॉक में काउंट करेंगे। अब तुम्हारा आता है 2 से लेकर 4 mm तक। देखो जो ग्रेनाइट ग्रेनाइट रॉक जो होती है ना, ग्रेनाइट तुमने सब में देखा होगा, तुम्हारे किचन वगैरह में सब में ग्रेनाइट लगा हुआ है, रूम्स वगैरह में भी लगा होता है। उसमें जो क्रिस्टल जो होते हैं ना, तो उनका जो साइज होता है ना 2 से लेकर 4 mm होता है। तो ग्रेनाइट जो ग्रेनुलर स्टोन जिसे ना एरेनेशियस रॉक में आते हैं, 2 से लेके और 1/16 mm तक, ये तुम्हारा सैंडस्टोन होता है। सैंडस्टोन जो रॉक में तुम्हारे रिजर्वायर रॉक होती है, सैंडस्टोन रॉक, सैंडस्टोन के बारे में तुमने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। तो उसका जो पार्टिकल साइज डायमीटर जो होता है 2 से लेके 1/16 mm होता है। अब देखो इससे भी छोटी जो तुम्हें ना सिल्ट स्टोन और क्ले स्टोन जो तुमने सुना होगा, सेल सुना होगा, सब इसी में लाई करते हैं। 1/16 से लेके 1/256 mm तक सिल्ट आता है। और 1/256 से भी लेस अगर होगा तो वो आएगा तुम्हारा क्ले स्टोन के अंदर। ये वेंटवर्थ का स्केल है, मतलब कि साइज, मतलब कि रॉक को साइज के बेस पे कैसे कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ओके। डिपेंडिंग ऑन द सॉर्टिंग, देखो जो सेडिमेंट्स हो गए ना तुम्हारे, दो टाइप के हो सकते हैं रॉक में। एक तो सॉर्टेड हो गए और एक अनसॉर्टेड हो गए। अगर अनसॉर्टेड की बात करें ना, अनसॉर्टेड का मतलब हो गया ना उनका डिफरेंट डिफरेंट साइज होगा, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स एक साथ रहेंगे। अनसॉर्टेड रहेगा। और वेल सॉर्टेड में ना मोस्टली सेडिमेंट्स एक ही साइज के होंगे, वेल सॉर्टेड हो जाएंगे। ओके, डिपेंडिंग ऑन द शेप, देखो शेप के अकॉर्डिंग अगर तुम डिपेंड करते हो ना तो राउंडनेस हो जाएगा, पार्शियली राउंडनेस एंड एंगुलर। देखो अब एंगुलर का मतलब ना, देखो एंगुलर में ना बहुत सारे कोने होंगे, बहुत सारे रिस्ट होंगी, ठीक है। अगर जब ये ट्रेवल करती है ना तो ये ना धीरे धीरे टूटती जाती है। ये पहले पार्शियली राउंड होती है और फिर ना राउंड बनती है। तो ये तुम्हारे जितने भी सेडिमेंट्स होंगे ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो एंगुलर पहले, फिर पार्शियल राउंडेड और फिर उसके बाद राउंडेड। तुम्हारा ओलिटिक ग्रेन्स, देखो ओलिटिक ग्रेन्स ना पिन हेडेड होते हैं और जिनकी डायमीटर होती है ना 1 mm होती है। और पीजियोलेटिक पीजियोलेटिक ग्रेन्स है ना, जो तुम्हारे जो मटर के दाने के बराबर होते हैं ना, पीज तुमने देखा, और राउंड होते हैं, उनको पीजियोलेटिक बोल देते हैं। शेप क्या होता है? देखो शेप इज डिफाइंड एज द शार्पनेस ऑफ द कॉर्नर्स एंड द एजेस ऑफ द फ्रेगमेंट्स। अगर शेप ऐसे मतलब कि इसमें कितने मतलब कितने शार्प कोने हैं तुम्हारे, और फ्रेगमेंट्स के कोई भी सेडिमेंट्स को उसको शेप के आधार, शेप का डेफिनेशन है ये। ये सब तुम्हारे ना डेफिनेशन है। स्पेरिसिटी क्या होती है? स्पेरिसिटी इज डिफाइंड एज द हाउ मच ए पार्टिकल इन क्लोज इन द शेप टू द स्पेयर। कोई भी पार्टिकल शेप के कंपेयर में कितना रिसेंबल करता है, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल अगर लॉन्गर ट्रेवल करता है तो राउंडेड होगा, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट ट्रेवल करता है तो सब राउंडेड होगा। अगर कोई पार्टिकल बहुत कम ट्रेवल करता है तो वो एंगुलर रहेगा। एंगुलर का मतलब हुआ है उसमें ना बहुत सारे एजेस या कॉर्नर तुम्हारे रहेंगे। अब आते हैं तुम्हारे पैकिंग पे। पैकिंग है ना मैनर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ग्रेन्स विच आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है। अब पैकिंग में रिजर्वायर के अंदर ना तुमने क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, रैम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, टेट्रा हेड्रागोनल और भी मतलब कि 6-7 टाइप की पैकिंग होती है। तुमने रिजर्वायर इंजीनियरिंग में अगर जब रॉक की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, पोरोसिटी के अंदर में ना पूरा डिटेल से पढ़ोगे, तो पैकिंग में उन सब के एग्जांपल है कि कैसे ये सब
कितने टाइप की पैकिंग होती है, जैसे क्यूबिक होता है, क्यूबिक की जो पोरोसिटी होती है ना 47% होती है। रिजर्वायर की क्लासेस लग रही है ना तुम्हारी? कि हाँ सर, हो रही है। हो रही है ना? तो उन सब में ना पैकिंग के बारे में तुम ना और डिटेल से पढ़ लोगे। तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। अब नॉन क्लास्टिक टेक्सचर्स क्या होते हैं, देखो। नॉन प्लास्टिक जो टेक्सचर्स होते हैं ना, प्रिसिपिटेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। अ, और क्रिस्टल का फॉर्म करते हैं। देखो नॉन क्रिस्टल, इसमें ना नॉन क्रिस्टल जो टेक्सचर्स होते हैं ना, उनमें कुछ नहीं होता है। तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन से ना कुछ सॉलिड पार्टिकल प्रिसिपेट होके आएंगे, और प्रिसिपेट होने के बाद उनका क्रिस्टलाइजेशन होगा, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद वे क्रिस्टल का फॉर्म करते हैं। तो इसी को क्रिस्टलाइजेशन कह दिया। तो ये तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक्स जितनी भी थी तुम्हारी, सेडिमेंट्री रॉक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। देखो तुम्हें ना ट्रांसपोर्टेशन और वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, इनमें ना बहुत डाउट है, मुझे पता है, क्योंकि तुमने ना पहली क्लास ली नहीं थी, और वो चीज़ें ना डेमोस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। तो मैं ना तुम्हें एक वो दिखा रहा हूँ, एक पीडीएफ, उसमें देखना तुम। देखो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, ये जो पहले क्लास का ना मैंने सारा इसमें से पढ़ाया था। इसका ना एक बार तुम घर जाके आराम से पढ़ना इसके बारे में। इसमें देखो ये सारे प्रोसेस के बारे में दे रखा है। देखो वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है। और मैं एक ना तुम्हें वीडियो भेजूंगा यूट्यूब पे, उसके देखना, तुम्हें सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि वेदरिंग कैसे होती है, इरोजन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और लास्ट में डिपोजिशन कैसे होता है, ठीक है। और कौन कौन सी एजेंसीज इन पे काम करती हैं, लिथिफिकेशन क्या होता है, डायजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें अभी पढ़ा ही दिया है। टेक्सचर्स ऑफ द क्लास रॉक्स मैंने अभी बता ही दिया है, ठीक है। सेडिमेंट्री मेच्योरिटी, ठीक है। इनमें सारी रॉक के बारे में दिया है, मड रॉक वगैरह कौन सी क्या होती है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना, बायोकेमिकल, और ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी ना जो टाइप ऑफ द प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, कॉन्ग्लोमेरेट जो ब्रेसेशिया होती है, ये तुम्हारा एग्जांपल होता है। मैंने तुम्हारा बताया था पेबल्स कोबल्स जो बोल्डर से जो बनी होती है ना रॉक, उसको तुम ना कॉन्ग्लोमेरेट ब्रेसेशिया रॉक है ना, इनमें काउंट करते हो। अब सैंडस्टोन, सैंडस्टोन तुमने खूब पढ़ ही लिया होगा कि सैंडस्टोन क्या होता है, कौन सा होता है, ठीक है। डेंसिटी 2.65 इसकी डेंसिटी होती है। तो सर, हाँ एक एक डाउट है। हाँ बोलो। सर, जो रॉक है उसको तो मतलब डिफाइन कर रहे हैं तो ग्रेन की साइड के बेसिस पे कर रहे हैं, जो हाँ नॉन प्लास्टिक है वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब कि मतलब वो जो रॉक फॉर्म हो इसके बेसिस पे या फिर कुछ और? देखो थोड़ा समझ। नॉन नॉन जो प्लास्टिक रोग होगी ना, ऐसे एक टाइप में ना इनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। और जो ग्रेन का जो साइज रहेगा ना, वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। इन्हीं को भी ना शेप के ऊपर डिफाइन करेंगे। देखो जो तुम्हारी नॉन प्लास्टिक जो रॉक होगी ना, मेनली कार्बोनेट, जब अपन कार्बोनेट रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, उनका क्लासिफिकेशन अलग ही है, ठीक है। ग्रेन साइज के बेस के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन मतलब है ग्रेन साइज की, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन बिल्कुल ही अलग है। अपन रोग को ना कई टाइप की चीजों के बेस के ऊपर ना क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, इनके बारे में देख लो। देखो बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होती है ना, उनसे ड्राइव होके आती है। जब ऑर्गेनिज्म डाई होता है ना, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं, और सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं, ठीक है। अब बायोकेमिकल जो मेन टाइप की जो रोग होगी ना,
पहली ना बायोकेमिकल लाइमस्टोन रॉक हो गई। इसमें तुम्हारा जो मेनली जो मिनरल होता है ना, वो कैल्साइट होता है। देखा, CaCO3 प्रिसिपेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म यूजुअली टू फॉर्म ए सेल एंड अदर स्केलेटन स्ट्रक्चर। सी में क्या होता है ना कि तुम्हारा सेल और जो स्केलेटन जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उन सब में ना कैल्साइट मिनरल की ना एक लेयर होती है। ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लेयर रखते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म डाई करते हैं ना, तो ये सारे एक जगह अक्यूमुलेट करते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ दीज स्केलेटन रिमेन्स रिजल्ट इन द लाइमस्टोन। और कुछ कई कई बार क्या होता है ना, फॉसिल्स ना इनमें रिमेन हो जाते हैं, ऐसे कैसे प्रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है। और काफ़ी टाइम में ना रिक्रिस्टलाइजेशन होता है ड्यूरिंग लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन के ड्यूरिंग ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लाइमस्टोन इनमें सबसे कॉमन रॉक है और इसी में ऑयल मिलता है। ठीक है। तो इस जो सेल का और स्केलेटन जो मटेरियल होता है ना, कोरल्स और सेल, तो इसके दो एग्जांपल है मेनली। अब देखो, बायोकेमिकल चर्ट रॉक, जो रॉक होती है ना, उसका जो ओरिजिन होता है ना, बायोकेमिकल भी होता है और नॉन बायोकेमिकल भी होता है। तो कुछ प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ना रेडियोलाइरिया और डायटम्स, ठीक है, ये मतलब सिलिका स्केटिंग करते हैं। मतलब स्केटिंग का मतलब है ना, ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना जो इनकी ना परत निकालते हैं और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना अपने पास रखते हैं। तो जैसे ही ये सी फ्लोर पे ना अक्यूमुलेट होते हैं ना, तो इनका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और लिथिफिकेशन होता है और बायोकेमिकल, तुम्हारी जो चर्ट होता है, बायोकेमिकल चर्ट बनता है। ठीक है। डाई डाई एटम्स, ठीक है, देखो, जब डाई एटम्स तुम्हारे एक्यूमुलेट होते हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन के अंदर नहीं जाते हैं, तो एक टाइप की डायमेटमिक एटमाइट रॉक बनती है। ठीक है। अगर इसको तुम्हें देखना है तो ना गूगल करना कि ये रॉक कैसी होती है। बिल्कुल ना वाइट वाइट रॉक होती है, डाई एटम्स होते हैं उनके बनता है। तीसरा तुम्हारा कोल हो गया। कोल को मैंने तुमने बता ही दिया था कि जो प्लांट्स हो गए रिमेन फॉसिल्स अक्यूमुलेट होंगे लस और ट्रॉपिकल वेटलैंड सेटिंग्स, मतलब कि एक जहाँ पे ना पानी सा भरा होगा, थोड़ा सा एक स्वाम सा बनेगा और पीट सा बनेगा, जिसके अंदर ना पहले डायजेनेसिस होता है। और डायजेनेसिस में क्या होता है, बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है। लास्ट में ना कोल का फॉर्मेशन होता है। लास्ट में एक कोल एंथ्रेसाइट तक जाता है। कोल जब सीबीएम पढ़ोगे तो तब सीबीएम में आएगा, सारे कोल के ग्रेडिंग्स आएंगे। और ये तुम्हारे इसमें भी कोल के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ाना बाकी है, मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कोल के फॉर्मेशन में, कि इसमें ना ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी अगर कोल के फॉर्मेशन में या फिर ऑयल के फॉर्मेशन में अगर तुम्हारी ऑक्सीजन आ जाती है, तो ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन की वजह से तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑर्गेनिक मटेरियल। देखो, केमिकल सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक, इनमें देखो केमिकली जो रॉक होती है, उनमें क्या होता है कि तुम्हारा डिजोल्व जो आयन होते हैं ना, वाटर से निकलते हैं। ठीक है। तो देखो, तुम्हारी जो कैरिंग जो स्ट्रीम होती है ना, उनमें से डिजोल्व जो आयन है ना, वो बाहर निकल जाते हैं और वाटर का एवापोरेशन होता है। और बहुत सारा जो कंसंट्रेशन तुम्हारा जो बचेगा ना, वो आयंस का रहेगा। तो बाद में जो आयंस रिकॉम्बाइन होते हैं और रिकॉम्बाइन होके मिनरल्स बनाते हैं। और मिनरल्स के मिलने से ना तुम्हारी रॉक होती है। रॉक की डेफिनेशन यही होती है, एग्रीगेट्स ऑफ द मिनरल्स, केमिकल। अब इनमें ना तुम्हारा एवापोरेट जो रॉक है ना, फॉर्म बाय द evaporation ऑफ द सी वाटर और द लेक वाटर। अगर लेक का या फिर सी का तुम्हारा एवेपोरेशन होता है तो एवेपोराइट्स बनती है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसके ना, हाइलाइट हो गया तुम्हारा, साल्ट हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, ये सब ना एवेपोराइट्स में काउंट होती है तुम्हारी, और केमिकल प्रिसिपिटेशन की वजह से बनती है। अगर इसके एग्जाम्पल तो है ना, आज का जो मेडिटेरेनियन सी है और गुल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, जो पहले के टाइम पे थे,
पहले के टाइम पे वहाँ पे ये एवोपरेट्स ऐसे बनी थी। देखो ट्रेवल्टिन, देखो ट्रेवल्टिन क्या होता है कि जो तुम्हारी जो पहले से जो रॉक्स होगी ना, ग्राउंड वाटर जो ना कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन कंटेन करता है, ठीक है, वो कैल्साइट मिनरल्स को प्रिसिपिटेट करता है, ठीक है। तो इससे तुम्हारे बनती है ट्रेवल्टिन। इसको सॉरी ट्रेवल ट्रेवर्टिन ट्रेवर्टिन कई बुक्स में ना इसको ना ट्रेवल्टिन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको ना ट्रेवर्टिन लिखा हुआ है। तो मैं इसको बता दूंगा कि ट्रेवर्टिन बोलना है या फिर ट्रेवल्टिन बोलना है। तो ये मेनली ना लेक्स और हॉट स्प्रिंग और केव्स में बनती है। ग्राउंड वाटर जो कैल्शियम और बाइकार्बोनेट रिच वाटर रहेगा, वो रॉक के अंदर से ना फ्लो करता है, और कैल्शियम जो आयन होते हैं ना, वो प्रिसिपिटेशन हो जाता है उनका, और तुम्हारा लाइमस्टोन रॉक बनता है। लाइमस्टोन रॉक ये तुम्हारी केमिकली प्रिसिपिटेटेड रॉक्स है, इसमें तुम्हारा ऑयल मिलने की संभावना नहीं है, ठीक है। अगर मिलता भी है तो वो कहीं और से उनका उसका सोर्स रॉक अलग था और माइग्रेशन होके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब जो डोलोस्टोन्स होते हैं ना, डोलोमाइट को ही डोलोस्टोन बोलते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन दैट हैव बीन केमिकली मॉडिफाइड बाय द मैग्नीशियम रिच फ्लूइड्स फ्लोइंग थ्रू ए रॉक आर कन्वर्टेड टू द डोलोस्टोन्स। जो फ्लूइड तुम्हारा मैग्नीशियम रिच है और वो तुम्हारा किसी रॉक के थ्रू अगर फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नीशियम जो आयन है तुम्हारा प्रिसिपिटेशन हो जाएगा उसका, और जो तुम्हारा CaCO3 है उसका क्या हो जाएगा, तुम्हारा डोलोमाइट में रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डोलोमाइट हो गया केमिकली चर्ट। Yeah. Groundwater flowing through the rock can precipitate SiO2 to replace minerals that were present. कुछ ग्राउंड वाटर होते हैं ना जो देखो जो चर्ट होता है ना, बायोकेमिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो यहाँ पे तुमने एग्जांपल देखा था इसका बायोकेमिकल चर्ट का। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सीक्रेट करते हैं SiO2 सिलिका को, उससे तुम्हारा बायोकेमिकल चर्ट बनता है। केमिकल चर्ट कैसे बनेगा, प्रिसिपिटेशन और ऑफ SiO2, ठीक है। और ये ना जो रॉक का जो मिनरल है पहले वाली रॉक का ना, उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। कई टाइप की वैरायटी होती है, जैसे फ्लिंट, जैस्पर, पेट्रीफाइड वुड, ठीक है। ये सब इन सब के अलग अलग कलर होते हैं। तो चर्ट ना बहुत मतलब ऐसे तुम्हें कोई भी इंटरव्यू में अगर पूछ ले कि चर्ट का ओरिजिन क्या होता है, तो केमिकल भी हो सकता है और बायोकेमिकल भी हो सकता है, ठीक है। सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, बेडिफिकेशन, ये सब मैंने उसमें बता दिया है। ये देखो ये सब थ्योरी है, ठीक है। आज की क्लास में तो इतना ही था। कल की क्लास में ना अपना कार्बोनेट रॉक पढ़ेंगे, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और कोल के बारे में पढ़ेंगे, कोल और कार्बोनेट रॉक्स। देखो ये तो तुम्हारा हो गया। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर अपलोड की। हेलो सर से बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर अपलोड की गई। ये फर्स्ट क्लास, देखो फर्स्ट क्लास जो थी वो ऑफलाइन हुई थी, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे नहीं है, वो तो ऑफलाइन ही थी। और मैं देखो तुम्हें एक वीडियो भेज दूंगा कि पहले इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो तुम्हारा ना सेडिमेंटेशन में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि पहली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन, सेडिमेंटेशन ये सब आना चाहिए कि कैसे होता है। तो उसके लिए तो मैं तुम्हें ना एक वीडियो भेज दूंगा, और ये जो पूरा जो नोट्स है ना, ये PDF ना, इसमें ना देखो इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। एक बार पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा मैंने एक तुम्हें बुक्स दे दूंगा, अगर किसी को ना डिटेल में पढ़ना है ना तो डिटेल में पढ़ सकता है। हाँ सर, इसके लिए बुक प्रोवाइड कर देना हाँ, व्हाट्सएप पर सर। ठीक, बुक तो मैं दे दूंगा, लेकिन देखो यार बुक से पढ़ोगे ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा।
तो हाँ सर, तो नोट्स एक बार आपने वो नोट्स है ना वो तो सेंड कर दो। हाँ, वो तो मैं सेंड कर दूंगा। आज की क्लास में क्या डाउट आए, देखो ऑनलाइन क्लास में ना सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, फिर भी जिसको जो डाउट्स पूछने हैं पूछ लो यार। किसी को कोई डाउट्स नहीं है? सर ये जो स्टडी के रिलेटेड जो मटेरियल है वो गूगल क्लासरूम पे प्रोवाइड करते हैं आप? ठीक है, मैं ना तुम्हें ना जो तुम्हारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना उसमें ना ये चीज़ें अभी शेयर कर रहा हूँ मैं तुम्हें हैंड टू हैंड। ओके सर। ठीक है, ओके। ताकि तुम ना अभी जैसे फ्री हो जाओगे कल, ठीक है, तुम पढ़ लोगे हैंड टू हैंड, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हुई है ना तुम ध्यान रह जाएंगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। इसके अलावा और कोई किसी को डाउट? ठीक है, अ, आज तुम कितने जने प्रेजेंट हो? तुम्हारी क्लास में सीआर है क्या कोई? हेलो? यस सर। तुम्हारी क्लास में सीआर सीआर कौन है? नहीं हूँ सर अभी तो। सीआर नहीं है? सर मैं हूँ, बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, ठीक है। यस सर। मेरे तो- साथ एक और है, और दूसरा कौन है? यशदीप। यशदीप, हम्म, ठीक है। तुम ना मेरे को व्हाट्सएप पे ना कांटेक्ट करो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मैं बताता हूँ फिर तुम्हें क्या करना है आगे। देखो, और चलो तो ठीक है, आज की क्लास ना यहीं तक थी। बाकी तो अपन अगली क्लास में ना कार्बोनेट रॉक के बारे में थोड़ा देख लेना, मैं तुम्हें कुछ वीडियोस भेजूंगा, ठीक है, वो देख लेना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में यार देखो क्लास में पता लग जाता है किसको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पे पता लगता नहीं इतना, ठीक है। आवाज नहीं आई सर अभी आपकी। मैं कह रहा हूँ कि यार ऑनलाइन क्लास में ना पता लगता नहीं है किसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास एंड होती है यहीं पे, तुम लोग जा सकते हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, ओके, वेलकम।